हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का साउंड की सेकंड वीडियो में। इससे पहले हम लोग साउंड के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो में जाकर के देख लें। फिर हम लोग ये साउंड का 2 नंबर पार्ट है, इसको देखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दें साउंड, और ये साउंड का कौन सा है, पार्ट 2। ओके, अब इस ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में कहां तक पढ़ चुके थे। इको तक हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के आयाम के बारे में। जो आयाम होता है, साथ साथ में इसके अलावा आवृत्ति, आवर्तकाल और जो तरंग दैर्घ्य होती है, ये सब गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले एक चीज कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ध्वनि का जो संचरण होता है, यानी ध्वनि चलती है तो कोई माध्यम होता है तभी ध्वनि चलेगी, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलेगी। आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि निर्वात में अगर ध्वनि चले तो आप कहेंगे कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलेगी। और अगर ध्वनि चलेगी तो उसके लिए वस्तुओं में क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए। कंपन होना आवश्यक है। तो कणों में जब कंपन होता है तभी ध्वनि चलती है। ओके, अब देखें, जब वस्तु में कंपन होगा तब इस कंपन के आधार पर हम लोग ये जो आयाम, ये सारे काम से निकालेंगे। कौन सा? एक हम लोग पढ़ेंगे आयाम के बारे में, एक पढ़ेंगे आवृत्ति के बारे में, और पढ़ेंगे फिर हम लोग आवर्तकाल के बारे में, और उसके बाद में एक कौन आएगा पॉइंट, तरंग दैर्घ्य। ये इस तरह से इसको बोला जाता है अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं क्या, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, यानी आवृत्ति क्या होती है ये, और ये टाइम पीरियड होता है, फिर ये वेवलेंथ होती है। इसको आप लोग समझ लें। तो आवर्तकाल को ए से डिनोट किया जाता है, और ये आवर्तकाल है क्या। अब आपको पता है ध्वनि क्या के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे। उसी तरह से कंपन पर हम लोग देख लेते हैं, ये मान लो एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और यहां से फिर ये ध्वनि के संचरण की दिशा है, यानी कोई भी तरंग उधर को जा रही है, यानी तरंग उधर को जाएगी, उधर को ध्वनि जाएगी। और फिर इधर कण का हो रहा है विस्थापन, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि विस्थापन हो रहा है, क्योंकि कण जब कंपन करेगा तो अपने स्थान से डोलेगा ना, आगे पीछे जाएगा। उसी तरीके से विस्थापन ऊपर नीचे को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस ग्राफ पर। अब कोई कण ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरह से आगे बढ़े। तो कण ऊपर नीचे जाता है, ऐसे ऐसे कंपन होता है, और संचरण की दिशा ये होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो विस्थापन हो रहा है ऊपर नीचे, और ये से है। इसको समझने के लिए हम लोग एक सरल लोलक की सहायता से भी समझ सकते हैं। मान लो यहां पर ये लगा हुआ है हुक, और हुक से लटका हुआ है लोलक, और लोलक यहाँ से लटका हुआ है, और ये डोरी है। डोरी की लंबाई मान लेते हैं एल, यहां से लेकर के यहां तक डोरी की लंबाई इसके सेंटर से नापी जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब इसको अगर हम यहां से खींच के ला करके इस छोड़ दें लोलक को, तो लोलक ऐसे 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 दोलन करता रहेगा, ऐसे ऐसे दोलन करेगा ना। तो दोलन करने में मान लो हम यहां से ला करके छोड़ेंगे तो ये इधर ज्यादा दूर तक आएगा, यहीं से छोड़ देंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पे जाएगा। तो अपनी ये स्थिति को बोलते हैं मीन पॉइंट या माध्य स्थिति। ये वाला जो स्थिति है इसको बोलेंगे माध्य स्थिति या मीन पॉइंट। अपनी माध्य स्थिति से कोई भी कण या लोलक जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा, यानी इसको कह सकते हैं विस्थापन। अपनी माध्य स्थिति से जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा, जितना ज्यादा विस्थापन होगा, वो उसका एम्पलीट्यूड यानी ए होगा। तो ये उसका आयाम है। तो आयाम आप लोग समझ गए। इसी तरीके से इसमें क्या हो रहा है, अब इसको हम यहां समझे, अगर इस में से समझे तो किस तरह से होगा। ये एक बार धीरे शुरू किया चलना, इसे यहां से ये चलना शुरू किया और मैक्सिमम पॉइंट तक आया, उस तरह से ये चलना शुरू करेगा, ये मैक्सिमम पॉइंट तक आएगा। ओके, फिर यहां से ये लौटेगा, फिर लौट करके फिर यहां पर आएगा, फिर 0 पॉइंट पर आएगा, फिर यहां पर आ गया, फिर 0 हो गया। फिर उसके बाद में उस दिशा में जाएगा, तो आपकी बार ऋणात्मक इसमें नीचे दिखाया गया है, यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में मैक्सिमम पॉइंट पर फिर ये लौट करके यहां पर आ जाएगा, और इस तरह से यहां आकर के ये यहां पर आधा वृत्त बन रहा है, यहां पर आधा वृत्त बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये 2 वृत्त आधे मिलाओगे आप तो एक वृत्त बनेगा, इसको एक चक्कर बोलते हैं। अभी ये चीज हम भी समझेंगे क्या होता है। यहां तक की दूरी पूरी एक दोलन कहलाएगी। मतलब एक बार कोई किसी कण का घूर्णन होगा या दोलन होगा तो इसी दोलन की संख्या कहेंगे एक संख्या हुई। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो, यहां से और यहां तक भी मैक्सिमम डिस्टेंस हुई है जब इधर गया है, तो इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी ए, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी ए। ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। फिलहाल दूरी जो है इसने जितनी मैक्सिमम तय की है ये होता है। हाँ, अगर आप इसको क्या करें,
और थोड़ा यहाँ से बढ़ा के छोड़ेंगे तो और ज्यादा दूरी तय करेगा, तो आप इसको ऊपर तक ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये कैसे बन सकता है, ऐसे ऐसे बन सकता है, इस तरह से यहाँ से बन सकता है, फिर ऐसे करके ये नीचे से यहाँ से बन सकता है, तो इस तरह से भी ये हो सकता है। तो आप इस यहाँ पर एम्पलीट्यूड यानी आयाम बढ़ जाएगा। तो ये होता है आयाम। आयाम क्या है, आप लोग आयाम को समझ लें और इसकी परिभाषा लिख लें कि जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से जितनी अधिकतम दूरी तय करता है या अपनी माध्य स्थिति से जितना ज्यादा विस्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, या इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ओके, अब ये आयाम जो है, अब आप जान रहे हैं कि ये दूरी है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका एसआई मात्रक मीटर होगा। ये आई होप आपके समझ में आया होगा। अब इसी से हम लोग समझते हैं आवृत्ति के बारे में, क्योंकि आवृत्ति जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप ये आवृत्ति समझेंगे तब भी इसके बाद में आपको जब हम पिच पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, पिच। पिच यानी तारत्व। जब आप तारत्व पढ़ेंगे, आवाज का पतला होना, मोटा होना, महिलाओं की आवाज पतली होती है, मच्छर की आवाज बहुत पतली होती है, लेकिन शेर की गर्राहट जो होती है वो बहुत ज्यादा भारी होती है। ये किस कारण होता है, ये होता है पिच के कारण। ओके, हम लोग ये पिच समझेंगे कब, जब आवृत्ति समझ पाएंगे तब। आइए आवृत्ति समझते हैं। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है कि एक सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितने ज्यादा जो चक्कर पूरे हो रहे हैं, ये जो चक्कर है, ये वाले चक्कर, एक सेकंड में जितने ज्यादा चक्कर पूरे होंगे वो होती है आवृत्ति। अब जाहिर सी बात है, ये वाला जितना लंबा होगा, ये वाली दूरी जितनी लंबी होगी, उतनी आवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। ये दूरी इतनी कम होगी। अब देखो, इसको हम मिटा दें क्योंकि आप ये समझ चुके हैं। यहां पर ये हो गया विस्थापन, ये हो गया। अब यहां पर ऐसे 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 ऐसे, अगर आप फोन में रिकॉर्डिंग करें और जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ये तेज हाई पिच में बोलेंगे तो क्या होगा, ये हाई पिच होगी, आपकी ध्वनि पतली होगी और आवृत्ति ज्यादा होगी वहां पे। तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर ज्यादा ज्यादा जाएगा। और अगर आराम आराम से बोलेंगे तो ये ग्राफ ऐसे 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 बनता जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आप कि एक सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ पर ये जो आवर्त जितना टाइम है, एक टाइम जितना टाइम लिया जा रहा है, इस टाइम में कितने दोलन हो रहे हैं, कितने में एक दोलन पूरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से इतने में आधे दोलन कंप्लीट हुआ, फिर डबल दूरी लेंगे तब जाकर के दो दूरियां ले लेंगे, तब जाकर के इतना टाइम लेंगे हम, तब वो जाकर के फिर एक पूरा दोलन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में जितने ज्यादा दोलन होंगे उतने ज्यादा क्या होगी, उसकी आवृत्ति होगी। तो इसकी आवृत्ति ज्यादा है। ओके, ये आवृत्ति हो गई। आवृत्ति होती है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की जो मैक्सिमम संख्या होती है, वो आवृत्ति हो जाएगी। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है, अभी इसको हम लोग ये चीज मिटा दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आयाम भी मिटा दे रहे हैं और ये समझ गए ना, इसको मिटा दें। आवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो आप मात्रक इसको लिख लेंगे हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। ये प्रति सेकंड कितने दोलन हुए, एक सेकंड में इतना ज्यादा दोलन होगा वो उसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। आप इसको एसआई मात्रक से भी, इसका एसआई मात्रक इसी से डिनोट करेंगे मतलब। और इसको एच और जेड, ये एक वैज्ञानिक, हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, एक सेकंड में कितने ज्यादा दोलन होंगे। अगर किसी भी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 20 दोलन हो रहे हैं। उस कण के कितने दोलन हो रहे हैं, 20 दोलन एक सेकंड में हो रहे हैं, इसका मतलब है 20 हर्ट्ज। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है कि कोई भी कण एक दोलन कंप्लीट करने में, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम एक बार जाएगा, एक बार आएगा, फिर इधर इधर, ये पूरी दूरी जो हो जाएगी, तय करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड वो है, आवर्तकाल क्या है कि एक जो दोलन है उसको पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो आप लिख लें आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल को दर्शाते हैं टी से, कैपिटल टी से आवर्तकाल को दर्शाते हैं। और ये क्या है कि एक, जब भी एक दोलन कंप्लीट होगा, एक दोलन में लगा समय या प्रति दोलन में लगा समय, प्रति को एक ही बोला जाता है, अगर प्रति दोलन में लगा समय जितना होगा वो उसका आवर्त काल हो जाएगा। अगर एक दोलन, कोई मान लो यहाँ पर एक, फिर वही है,
यहाँ पे लटकाया गया है कोई लोला और यहाँ पे लटक रहा है हुक लगा करके, और इसको आपने आराम से छोड़िए, धीरे धीरे चल रहा है, एक टाइम पूरा कर रहा है ये, मान लो 5 सेकंड में, 5 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, यानी इसकी दोनों की संख्या 1 है। दूसरा लगा रहा है, दूसरा है 2 सेकंड में, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चक्कर कम समय में लगा लेगा। तो जब एक चक्कर कम समय में लगाएगा तो ये वाली जो संख्या होगी वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ये दूरी कम हो जाएगी और इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक चक्कर ये 5 सेकंड में लगा रहा, अगर ये 5 सेकंड में लगाए तो लगभग 2.5 चक्कर लगा लेगा। जब 2.5 चक्कर लगा लेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो इस आवृत्ति से अगर टाइम कम लगता है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी होता है एफ, फ्रीक्वेंसी आवर्त जिसे आवृत्ति कहते हैं, एफ से दर्शाते हैं। एम प्रोपोर्शनल होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, मतलब विद्युत क्रमानुपाती होता है टी के। आप ये फॉर्मूला भी याद रखें कि F इक्वल टू 1/T, F बराबर 1/, आवर्त काल होता है। क्यों? क्योंकि जो टाइम जितने ज्यादा लगेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर अगर हम एक शब्द आया था तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य की बात करें, इसको वेवलेंथ कहते हैं, वो समझ लेते हैं। ये आप नोट कर लें, फिर इसको मिटा करके हम यहीं पे आपको समझाते हैं। तो फिर अब समझाते हैं आपको तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को दर्शाते हैं किससे? लैम्डा से। ये लैम्डा है, ग्रीक जो भाषा है उसका एक अक्षर है लैम्डा, और इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब ये जो तरंगदैर्घ्य है ये क्या है? तरंगदैर्घ्य होता है एक जो ये ऊपर को है इसको स्ट्रिंग बोला जाता है, और ये जो नीचे मैक्सिमम ये आई है हाइट, ये इसको बोला जाता है गर्त। तो एक स्ट्रिंग और एक गर्त दोनों के बीच की दूरी, मान लो एक स्ट्रिंग यहाँ एक स्ट्रिंग यहाँ है, इनके बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी? ये लैम्डा हो जाएगी। और ये गर्त यहाँ एक गर्त यहाँ है, इसके टॉप की दूरी ये हो जाएगी लैम्डा। तो आप इससे दर्शा सकते हैं, या एक चक्कर जितनी दूरी कंप्लीट होगी उसे आप तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कंपन जो है वो एक चक्कर में पूरी कुल दूरी मिलाकर के जो होगी वो आज हो। यहाँ पर एम्पलीट्यूड समझे तो एम्पलीट्यूड सिर्फ ए होगा ये वाला, लेकिन एक तरफ दूरी, लेकिन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा क्या? ये पूरी दूरी हो जाएगी एक चक्कर में एक स्ट्रिंग की दूरी या तो गर्त की दूरी, ये हो जाती है लैम्डा। और लैम्डा जो है ये दूरी दर्शाती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? इसका मात्रक जो हो जाएगा, तो लैम्डा का मात्रक या तरंगदैर्घ्य का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट और समझें। यहाँ पर ये है विस्थापन ऐसे से हो रहा है, और ये है ऐसे ऐसे एक ध्वनि कंपन कर रही है और दूसरी कंपन कर रही है यहाँ पर ऐसे ऐसे। यहाँ पर दिख रहा है, देखो क्या नहीं दिख रहा है? रुक जाओ फिर। तो हम इधर लिख रहे हैं, अब ये वाली दूरी यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसे ऐसे। यहाँ पर देखिए आप, ये स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है, और इस स्ट्रिंग के बीच की दूरी और इस स्ट्रिंग के बीच की दूरी या यहाँ की दूरी मिलाते हैं, ये दूरी कम है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पे दूरी ज्यादा है, और यहाँ पर इतने समय में, इतने कम समय में क्या कितना चक्कर लग रहा है? एक चक्कर यहाँ तक हुआ, 2 चक्कर यहाँ तक हुआ, 2 चक्कर लग रहे हैं, लेकिन इतनी दूरी में एक चक्कर जाके कंप्लीट होता है। इसका मतलब है चक्कर ज्यादा लग रहे हैं, दोनों की संख्या ज्यादा है, कम उतने समय में दोनों की संख्या कम है। तो यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य जितना कम होगी आवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। आवृत्ति दोनों की संख्या हर एक सेकंड में। तो हम कह सकते हैं कि जो आवृत्ति होती है वो तरंगदैर्घ्य के विपरीत होती है। तो कोई भी अगर कलर है, कोई रंग है, उसकी तरंगदैर्घ्य उसका जितना ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होगी, और अगर तरंगदैर्घ्य कम है, ये कम है, तो आवृत्ति उसकी ज्यादा होगी। तो कह सकते हो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? यहाँ पर लैम्डा के। लैम्डा इस तरह को बनाओ जैसे ऐसे, तो लैम्डा के उल्टा होता है क्या? ये फ्रीक्वेंसी। जब भी लैम्डा का मान ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाएगा, लैम्डा का मान कम होगा फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या विद्युत क्रमानुपाती। ओके, अब इतना समझ सकते हैं। तो ये जो 4 चीजें थी ये हम लोगों ने समझा। आगे बढ़ते हैं, फिर आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे तारत्व के बारे में। तो तारत्व जो है ये पिच, आप इधर हम लिख रहे हैं, पिच को कहा जाता है हिंदी में तारत्व। अब तारत्व क्या है? ये तारत्व ध्वनि का वह अभिलक्षण या वह गुण होता है जिससे कोई ध्वनि कितनी मोटी है या कितनी पतली है ये बताता है हमें।
जैसे आप लोग मच्छर की भनभनाहट सुनते हैं, वहां पर क्या होता है कि मच्छर कान ला करके बोलता है तो बहुत तेज सी आवाज आपको लगती है, बहुत पतली आवाज लगती है। लेकिन अगर वहीं पर, क्योंकि मच्छर अपने मुंह से तो नहीं बोलता है, मच्छर के लगातार पंखों का जो वाइब्रेशन होता है, उस पंखों के वाइब्रेशन के कारण मधुमक्खियां ऐसे गुजरती हैं बड़े झुंड में, तो वहां उसमें क्या होता है कि मधुमक्खियां अपने मुंह से आवाज नहीं करती हैं, वो उनका जो पंख होते हैं ना, वो पंख फड़फड़ाते हैं, उसकी वजह से आवाज आती है। तो एक सेकंड में ज्यादा इतनी तेज वो फड़फड़ाते हैं पंख कि आवृत्ति उनकी तेज हो जाती है। तो पिच जो होता है वो किस पे डिपेंड करती है? तारा तो डिपेंड करता है आवृत्ति पर। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी, उसका तारत्व, ध्वनि का तारत्व उतना ही ज्यादा होगा। आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व ज्यादा होगा, और तारत्व जितना ज्यादा होगा आवाज उतनी ही पतली होगी। तारत्व ज्यादा तो आवाज क्या होगी? पतली होगी। तो महिलाओं की आवाज पतली होती है, इसलिए क्यों? क्योंकि उनका तारत्व जो होता है वो अधिक होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और पुरुषों की आवाज उनकी तुलना में क्या होता है? उनकी मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उनका तारत्व लो होता है। तो इस तरह से आप इस तारत्व को समझ सकते हैं। अब हम लोग, तारत्व यही है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ध्वनि की जो प्रबलता होती है, कि ध्वनि कितना प्रबल है, कितना कम प्रबल है, कितना ज्यादा प्रबल है। तो प्रबलता का जो मात्रक होता है, प्रबलता किसमें नापेंगे? तो ये नापी जाती है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता किसमें नापी जाती है? डेसिबल। अब ये डेसिबल जो शुरू होता है वो 0 डेसिबल से लेकर के आगे तक, इसके कई लेवल्स होते हैं। कुछ ध्वनि होते हैं हम लोग सुन नहीं सकते हैं, और कुछ होते हैं हम लोग अधिकतर सुन सकते हैं। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो नापी जाती है डेसिबल में। अगर हम बात करें जो फुसफुसाहट की जो होती है वो 20 डेसिबल से लेकर के, डेसिबल को आप इस तरह से दर्शा सकते हैं 20 डेसिबल से, और ये 45 डेसिबल के बीच में होती है, ये फुसफुसाहट की आवाज होती है। 20 से नीचे डेसिबल जो होती है 0 से 20 तक, वो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और सामान्य बातचीत की जो डेसिबल में प्रबलता होती है वो होती है 45 डेसिबल से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल तक होती है। अगर आप सामान कोई ज्यादा कम, मतलब कोई कम सुनता है, उसको ज्यादा प्रबलता की आवश्यकता होगी, तो वो 80 तक यूज कर सकते हैं। लेकिन 80 से ज्यादा अगर हो गया तो वो शोर हो जाता है। उस आप किसी को, अगर आप लोग गाना सुन रहे हो तो किसी को हाई बेस में गाना पसंद है, किसी को लो बेस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जितना आप एक 80 डेसिबल तक जाओगे, 80 डेसिबल से 120 डेसिबल जो होता है वो शोर की कैटेगरी में आता है। यहाँ तक शोर हो जाएगा, फिर उसके बाद में जो 120 से ऊपर जेट वेट के जो आवाज होती है वो उसमें आती है। तो ये हुई ध्वनि की प्रबलता। अब ध्वनि की प्रबलता के साथ साथ में कुछ हम लोग ध्वनि के और गुण के बारे में जान लेते हैं। जैसे ध्वनियों के जो प्रकार होते हैं वो देखेंगे किस तरह से। कुछ ऐसी ध्वनि होती है जिसको हम सुन सकते हैं, कुछ को हम बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं, कुछ हाई लेवल की होती है, वो किस तरह की होती है उनको देखते हैं। तो ये ध्वनि की प्रबलता। अच्छा, ध्वनि की प्रबलता क्या इसमें किसी पर डिपेंड करती है? इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है, तो इसमें ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम पर डिपेंड करती है। ध्वनि की प्रबलता जो है वो डिपेंड करती है किस पर? आयाम के। आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती होती है। अगर आप आयाम बढ़ा दोगे तो ध्वनि की प्रबलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ध्वनि की प्रबलता जो होती है समानुपाती होती है कितना? घात 2 के, मतलब आयाम का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आयाम प्रबलता आपको चाहिए, आयाम 2 बढ़ा दोगे तो प्रबलता हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। और अगर आयाम 3 गुना बढ़ा दोगे तो प्रबलता 9 गुना बढ़ जाएगी। 4 गुना बढ़ा दोगे तो 4 का स्क्वायर 16 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह से ये होता है प्रबलता और आयाम का संबंध। ओके, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जिसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के प्रकार में, कि कौन कौन से ध्वनियां हम लोग सुनते हैं, कौन कौन सी नहीं सुन सकते हैं। तो आपको मैंने बताया है आवृत्ति जो होती है, ध्वनि की आवृत्ति के हिसाब से ध्वनियों की प्रबलता को भी, मतलब ध्वनियों के और प्रकार को भी डिफाइन किया जाता है। आवृत्ति जिसे एक्स दर्शाते हैं, ये अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर प्रबलता है ध्वनि की, अगर आवृत्ति इतनी है, कितनी? 20 से हर्ट्ज से लेकर के 20,000, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में
कोई कण जो दोलन कर रहा है वो कितने दोलन करे, 20 से लेकर के 20,000 दोलन करे, तब वो ध्वनि हम कहते हैं उसको ये श्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि है, श्रव्य। श्रव्य ध्वनि मतलब इसको हम सुन सकते हैं। ओके, इससे पहले होती है अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य का मतलब होता है जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, और अपश्रव्य का होता है 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज, उसकी आवृत्ति होती है। मतलब अगर 20 हर्ट्ज से कम, 0 से आप इसको 20 से कम अगर आवृत्ति होगी तो उसे हम कह सकते हैं अपश्रव्य। मतलब उसको हमारे मनुष्य जो है, मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य के कान जो होते हैं उनकी रेंज होती है सुनने की, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज से, ना इससे ऊपर ना इससे कम, उस आवाज को ये नहीं सुन सकते हैं। और वही होती है तीसरी नंबर की पराश्रव्य तरंगे। जो भूकंप आता है, भूकंप से निकलती है अपश्रव्य तरंगे। तो आप लोग गांव में कहते हैं कि जानवर जो होते हैं उनको पता चल जाता है, जानवर बड़े जनकुआ टाइप के होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो इस रेंज की आवृत्ति को सुन सकते हैं। तो वो जानवर इसका एहसास कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली जो होते हैं उनको एहसास हो जाता है, तो वो इस कारण से होता है। क्यों, क्योंकि वो इस रेंज की आवृत्ति को सुन सकते हैं। पराश्रव्य होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी, यहां लिख दे से मिल गया इसी में, ये जेड है, हर्ट्ज से ऊपर। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति होगी तो उसको मनुष्य के कान उसको भी नहीं सुन सकते हैं। इसको कौन सुन सकता है, इसको चमगादड़ सुन सकते हैं। ये चमगादड़ जो है जिसे अपना शिकार इन्हीं रेस के आधार पर वो करते हैं। व्हेल मछली होती है वो इस तरह के पराश्रव्य तरंगों को सुन सकती है, और कुत्ता, ये जो है कुछ जानवर हैं जो इस रेंज को आसानी से सुन सकते हैं। ये प्रबलता के बारे में। अब आप लोग को एक माइक्रोफोन का नाम सुने होंगे। तो माइक्रोफोन होता है वो ऊर्जा को चेंज कर सकता है, यानी ऊर्जा को बदलता है। तो कंपटीशन में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि माइक्रो, इसको आप नोट कर चुके होंगे कि माइक्रोफोन किस ध्वनि को किस ध्वनि में बदल देता है, मतलब सॉरी किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदल देता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को आप लोग ये याद कर लें कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को लिख लें आगे, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकता है। तो ये है हमारी एक पॉइंट। ओके।